नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही अहम और प्रभावशाली उपन्यास निर्मला पर। ये 1927 में आया था। हमारे पास जो एक विश्लेषण है उसका शीर्षक है निर्मला, दहेज प्रथा का दुखद अंत। तो आज कोशिश रहेगी कि इस विश्लेषण के सहारे निर्मला की कहानी की गहराइयों में उतरें, पात्रों को समझें, कहानी का जो सामाजिक ताना बाना है और सबसे ज़रूरी कि ये आज भी क्यों ज़रूरी है। करीब 100 साल पुरानी कहानी है, लेकिन ये दिखाती है कि कैसे दहेज जैसी चीज़ें जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रेमचंद जी का साहित्य अक्सर समाज का आईना ही होता था, और निर्मला तो इसका एक बहुत मजबूत उदाहरण है। ये उपन्यास खास तौर पर उस वक्त के मध्यवर्गीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, दहेज की जो क्रूरता थी और बेमेल विवाह, उसकी त्रासदियों पर सीधी चोट करता है। और जैसा स्रोत का टाइटल है, दहेज प्रथा का दुखद अंत, ये बिल्कुल साफ करता है कि दहेज प्रथा कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, तो कहानी की नायिका निर्मला, एक 15-16 साल की लड़की। स्रोत कहता है कि वो मासूम है, गुणी है। पिता हैं मुंशी उदय भानुलाल, वकील, ईमानदार पर शायद उतने प्रैक्टिकल नहीं। और माँ कल्याणी, उनको चिंता है मान मर्यादा की, बेटी की शादी की और सबसे बढ़कर दहेज की। हाँ, एक बिल्कुल टिपिकल मध्यवर्गीय परिवार की तस्वीर। शुरुआत में तो लगता है सब ठीक है। निर्मला की सगाई होती है भालचंद्र सिन्हा के बेटे भुवन मोहन सिन्हा से, सब सेट है। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। निर्मला के पिता की अचानक मौत हो जाती है। और बस यहीं से, जैसा स्रोत भी कहता है, दहेज प्रथा का वो क्रूर चेहरा सामने आता है। पिता नहीं रहे तो परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ गई। कल्याणी उतना दहेज नहीं दे सकती जितना तय हुआ था, तो नतीजा सगाई टूट गई। हाँ, भुवन मोहन का परिवार रिश्ता तोड़ देता है। और ये सिर्फ एक टूटी सगाई नहीं है, स्रोत इसे निर्मला के भविष्य की पूरी त्रासदी की नींव मानता है। ये तो बहुत ही दुखद शुरुआत है। यानी एक लड़की की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल गया, सिर्फ इसलिए कि परिवार दहेज नहीं दे पाया। स्रोत इस बारे में और क्या कहता है? ये सिर्फ पैसे की बात थी या मतलब समाज में इज्जत का भी सवाल था? स्रोत इशारा करता है कि ये दोनों का मिला जुला रूप था। देखिए, भुवन मोहन का परिवार शायद पैसे वाला था, पर उनके लिए दहेज एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा का सिंबल भी था। दहेज न दे पाना सिर्फ पैसे की कमी नहीं थी, समाज में परिवार की इज्जत कम हो जाती थी। तो ये सगाई का टूटना दिखाता है कि लड़की के गुण नहीं, दहेज कितना जरूरी था। प्रेमचंद यहीं पर वो सामाजिक प्रथा जो व्यक्ति पर हावी है, उसकी क्रूरता दिखा रहे हैं, और स्रोत इसी पॉइंट को पकड़ता है। अच्छा, पिता की मौत और सगाई टूटने का सदमा है ही कि माँ कल्याणी शायद लोक लाज के डर से या बेटी की चिंता में बहुत जल्दी में एक और फैसला लेती हैं। निर्मला की शादी कर दी जाती है मुंशी तोताराम से। जी। और ये रिश्ता तो शुरू से बड़ा अजीब लगता है। तोताराम कोई 40 साल के हैं, विधुर हैं, वकील हैं। निर्मला मुश्किल से 16 की होगी। उम्र का फासला 25 साल। और तोताराम के पहले से 3 बेटे भी हैं। मनसाराम जो लगभग निर्मला की ही उम्र का है, फिर जियाराम और सियाराम। ये तो बिल्कुल बेमेल विवाह हुआ ना। बिल्कुल। और स्रोत इसे सिर्फ उम्र के फासले की तरह नहीं देखता। ये उस सामाजिक व्यवस्था पर एक तरह की टिप्पणी है जहां लड़कियों को बोझ समझा जाता था। उनकी शादी बस जल्द से जल्द किसी भी ठीक ठाक वर से कर देना ही लक्ष्य होता था। ठीक ठाक का मतलब अक्सर लड़के का सेटल्ड होना होता था, उम्र या आपसी समझ नहीं। स्रोत यही बताता है कि ऐसी शादी में लड़की की मर्जी, उसकी फीलिंग्स, उसके सपने मतलब कुछ मायने नहीं रखता था। निर्मला की शादी इसी मजबूरी और अन्याय का एक प्रतीक बन जाती है। तोताराम का किरदार भी दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि वो निर्मला से स्नेह तो रखते थे, उसे खुश रखने के लिए गहने, कपड़े सब लाते थे। पर क्या ये वाकई स्नेह था, या फिर अपनी उम्र के फासले से जो एक इनसिक्योरिटी होती है उसे छुपाने का तरीका? क्या निर्मला उन्हें कभी पति मान पाई? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, और शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हो सकता है तोताराम का स्नेह असली हो, पर उसमें एक हक जताने का भाव और अपनी उम्र को लेकर एक असुरक्षा भी साफ दिखती है। वो निर्मला का प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन उम्र का फासला इतना ज्यादा है कि निर्मला के मन में उनके लिए वो पत्नी वाला सहज प्रेम या आकर्षण वो कभी आ ही नहीं पाता। वो सम्मान करती है, शायद डरती भी है, लेकिन प्रेम नहीं।
स्रोत इसी इमोशनल और साइकोलॉजिकल गैप को दिखाता है जो ऐसे बेमेल विवाहों की दुखद सच्चाई है। निर्मला मतलब एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह होगी। और फिर कहानी और उलझती है। तोताराम का बड़ा बेटा मनसाराम, कॉलेज में पढ़ने वाला, लगभग निर्मला की उम्र का, वो घर आता है। अब जाहिर है हम उम्र होने के नाते दोनों में एक सहज भाई बहन जैसा या कह लें दोस्त जैसा एक स्नेह बन जाता है। निर्मला को शायद घर में पहली बार कोई अपनी उम्र का मिला। हाँ, कोई जिससे वो शायद बात कर सके। लेकिन तोताराम की वो जो असुरक्षा थी वो यहाँ बहुत भयानक रूप ले लेती है। वो अपनी पत्नी और अपने ही बेटे के इस बिल्कुल सहज रिश्ते पर शक करने लगते हैं। अब ये क्या सिर्फ उनकी पर्सनल जलन थी या स्रोत इसे उस समय की जो मर्दों वाली सोच थी उससे जोड़ता है, जहां पत्नी पर शक करना आम था? स्रोत इसे सिर्फ पर्सनल जलन से ज्यादा मानता है। ये उस गहरी पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है जहां मर्द, खासकर उम्रदराज मर्द, अपनी जवान पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है और उसका किसी भी दूसरे मर्द से, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो, सहज रिश्ता भी शक की नजर से देखता है। तोताराम की इनसिक्योरिटी, उम्र का फासला और समाज की ये सोच सब मिलकर एक जहरीला कॉकटेल बन जाते हैं। उन्हें लगता है निर्मला मनसाराम को उनसे ज्यादा पसंद करती है और ये सोच उन्हें पागल सा कर देती है। और इस शक का नतीजा बहुत ही भयानक निकलता है। तोताराम गुस्से में, शक में मनसाराम को पढ़ने के बहाने हॉस्टल भेज देते हैं, दूर निर्मला से। लेकिन वहां जाकर मनसाराम बीमार पड़ जाता है, उसे टीबी हो जाती है और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। जी, और स्रोत इस घटना को कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ मानता है। ये दिखाता है कि कैसे एक बिना किसी आधार का शक जो समाज के पूर्वाग्रहों से पलता बढ़ता है, वो सीधे सीधे एक बेगुनाह की जान ले लेता है। तोताराम का शक सिर्फ एक फीलिंग नहीं रहती, वो एक हथियार बन जाता है जो उनके अपने बेटे की जान ले लेता है। ये पारिवारिक रिश्तों में भरोसे के टूटने और उसके कितने विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं, इसका एक बहुत दुखद उदाहरण है। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत तीखा सवाल उठाते हैं, क्या समाज का ढांचा ही ऐसा है जो शक को पनपने देता है? मनसाराम की मौत तो निर्मला पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, वो बिल्कुल टूट जाती है। स्रोत बताता है कि वो शायद खुद को जिम्मेदार मानने लगती है, क्योंकि उसी के और मनसाराम के रिश्ते की वजह से तोताराम ने उसे हॉस्टल भेजा था। उधर तोताराम भी गिल्ट में है, पर शायद अपना गुनाह मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, मनसाराम की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये पूरे परिवार के टूटने की शुरुआत है। स्रोत इससे एक कैटलिस्ट की तरह देखता है। निर्मला जो खुद इस हादसे का शिकार है, अब घर में और अकेली पड़ जाती है। उसी को शायद दबे छुपे मनसाराम की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो उस अन्याय का बोझ उठाती है जिसकी जड़ें तोताराम के शक और उस बेमेल शादी में थीं। और इसके बाद तो परिवार बस बिखरता ही जाता है। जी, दूसरा बेटा जियाराम घर के इस माहौल से बिगड़ जाता है, बुरी संगत में पड़ता है, चोरी करता है। हाँ, और फिर एक दिन गायब हो जाता है। और सबसे छोटा सियाराम, वो भी उपेक्षा का शिकार होकर बीमार रहने लगता है। घर में बस निराशा और कला भर जाती है। सही। और निर्मला, वो इन सब के बीच कैसे, क्या होता है उसका? स्रोत क्या कहता है उसकी हालत के बारे में? स्रोत निर्मला को एक मूक पीड़िता के तौर पर दिखाता है। वो बस सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। अपमान, अकेलापन, बिना कहे जो इल्जाम उस पर लगते हैं, उसके पास अपनी बात रखने, अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं है। वो उस क्रूर सामाजिक और पारिवारिक सिस्टम में फंसी है जहां औरत की आवाज का कोई मतलब नहीं। और धीरे धीरे उसका अपना स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। चिंता, दुख, उपेक्षा वो उसे अंदर ही अंदर खा जाते हैं। वो जीती तो है, पर एक जिंदा लाश की तरह। ये सुनना भी कितना मुश्किल है। तो कहानी का अंत तो फिर बहुत दुखद ही होगा। हाँ, उपन्यास का अंत बहुत ही मार्मिक और दुखद है। जियाराम के गायब होने और छोटे बेटे की बीमारी के बाद तोताराम को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि उनके बेवजह के शक ने ही उनका पूरा परिवार तबाह कर दिया। वो निर्मला से माफी मांगना भी चाहते हैं शायद, लेकिन क्या? तब बहुत देर हो चुकी होती है। निर्मला जो तन और मन दोनों से पूरी तरह टूट चुकी थी, अपनी एक बच्ची को जन्म देने के कुछ ही समय बाद मर जाती है, बहुत कम उम्र में। अपने पीछे वो छोड़ जाती है एक नवजात बेटी, एक टूटा हुआ परिवार और तोताराम के लिए जिंदगी भर का पछतावा। ओहो, तो ये पूरी कहानी, और जैसा स्रोत का शीर्षक भी कह रहा है, दहेज प्रथा का दुखद अंत, क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं इससे? स्रोत के विश्लेषण से क्या टेक अवे है? स्रोत कई मुख्य बातें हाईलाइट करता है।
पहली और सबसे साफ है दहेज प्रथा का विनाशकारी असर। इसी ने निर्मला की पहली शागाई तोड़ी और उसे उस बेमेल शादी में धकेला जो उसकी बर्बादी का कारण बनी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक तरह का आर्थिक और मानसिक शोषण था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बेमेल विवाह, और उसमें जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल गैप होता है वो। स्रोत दिखाता है कि कैसे उम्र का फासला, समझ की कमी रिश्तों में जहर घोल सकती है, खासकर जब वो रिश्ता एक लड़की पर थोपा गया हो। और तोताराम का शक, वो तीसरा पॉइंट हुआ। हाँ, तीसरा बिंदु वही है, पितृसत्तात्मक समाज में मर्दों का शक और औरतों को कंट्रोल करने की आदत। स्रोत तोताराम के शक को सिर्फ उसकी पर्सनल जलन नहीं मानता, ये उस सिस्टम की पैदाइश है जो औरतों को शक की नज़र से देखता है और उनकी जिंदगी कंट्रोल करना चाहता है। मनसाराम की मौत इसी का नतीजा थी। चौथा पॉइंट शायद औरतों के साथ जो सामाजिक नाइंसाफी होती है वो है। बिल्कुल, चौथा पॉइंट यही है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और अन्याय। शादी जैसे इतने बड़े फैसले में उनकी मर्जी ना पूछना, उन्हें बोझ समझना और घर में कुछ भी गलत हो तो उन्हीं को दोषी मान लेना। स्रोत उस समय की इस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। और आखिरी बिंदु है कि कैसे ये सामाजिक बुराइयां, शक और कठोरता मिलकर मासूमियत और इंसानी भावनाओं का गला घोंट देते हैं। निर्मला और मनसाराम दोनों ही एक तरह से इस सिस्टम के शिकार बने। उनकी जो सहजता थी, मासूमियत थी, उसे शक ने खत्म कर दिया। स्रोत दिखाता है कि समाज की बीमारियां कैसे लोगों की जिंदगियां तबाह कर सकती हैं। तो निर्मला की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उस पूरे समाज की उन अनगिनत औरतों की कहानी है जिन्होंने शायद ये सब झेला होगा। प्रेमचंद ने वाकई समाज की दुखती रग पर हाथ रखा था। निश्चित रूप से। और स्रोत का विश्लेषण यही बताता है कि प्रेमचंद का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, वो समाज को आईना दिखा रहे थे, उसे जगाना चाह रहे थे। निर्मला का बलिदान एक बहुत शक्तिशाली सोशल कमेंट्री बन जाता है। ये बातें आज भी कितनी रिलेवेंट लगती हैं। शायद रूप बदल गया हो पर हाँ, और यहीं पर शायद सोचने के लिए एक बात हम छोड़ सकते हैं कि क्या आज भी बदले हुए रूपों में ही सही हमारे समाज में ऐसी स्थितियां नहीं हैं जहां लोगों को, खासकर महिलाओं को, अलग अलग सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक दबावों में अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को या अपने ऊपर हो रहे अन्याय को दबाना पड़ता है? क्या आज भी कई आवाजें अनसुनी नहीं रह जाती क्योंकि सिस्टम या परंपराएं उन्हें चुप करा देती हैं? ये सवाल निर्मला आज भी हमसे पूछता है। बिल्कुल, निर्मला जैसे साहित्य की यही ताकत है। ये हमें सदियों बाद भी ऐसे मुश्किल सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। इस गहरी और जरूरी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।